हाँ ये माइक है थोड़ा सा बस अब थोड़ा सा। तो अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पारंपरिक मेरी क्लास है जहाँ जिसका कक्ष से पढ़ाता हूँ, वह थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से उसमें मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो दलीय सिद्धांत, मिसेल्स का जो दल संबंधी सिद्धांत है उसकी का आज हम लोग प्रतिपादन या वर्णन करेंगे। जो प्रश्न बनता है, मिसेल्स के दल संबंधी अवधारणा सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या बनता है थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ मिसेल्स, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ मिसेल्स, मिसेल के दल सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मिसेल्स ने दलीय प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक दल में प्रस्तुत की है। उनका एक सिद्धांत है पार्टी थ्योरी, जो राजनीतिक दल है, थ्योरी ऑफ पार्टी सिस्टम, थ्योरी ऑफ मिसेल्स हैज प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ हिज पार्टी सिस्टम, दिस फेमस बुक पॉलिटिकल पार्टीज। अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिकल पार्टी में मिसेल्स ने अपने दल संबंधी सिद्धांत की विवेचना की है या दल संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है। ये इसका सबसे बड़ा है। मिसेल्स ने अपने दल पार्टी सिद्धांत या अपने दल संबंधी सिद्धांत में, राजनीतिक दल में इसका वर्णन किया है। तो मिसेल्स ने अपनी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचना है, राजनीतिक दल का प्रकाशन 1911 में किया था। 1911 में पार्टी सिस्टम उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, राजनीतिक दल पुस्तक प्रकाशित हुई, और इसी के बाद मिसेल्स ने अपने दल संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया था। मिसेल्स ने प्रतिपादित किया है या यह कहा है, अकॉर्डिंग टू मिसेल्स ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनीतिक दलों के उद्भव और इतिहास, राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास एक विशेष संदर्भ में, एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में होता है। दूसरे शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहूं तो मिसेल्स ने कहा कि राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास एक ऐतिहासिक अनुक्रम में होता है। एक इतिहास के कालक्रम में या क्रोनोलॉजी में राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास होता है। और उन्होंने कहा है कि मिसेल्स ने कहा है कि लोकतंत्र में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करने के बाद मिसेल्स ने इस बात को प्रतिपादित किया कि लोकतंत्र में कार्य करने वाले राजनीतिक दलों, जितने राजनीतिक दल हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए मिसेल्स ने कहा है कि आधुनिक राजनीतिक पार्टी में यह प्रवृत्ति विकसित हुई है कि राजनीतिक पार्टी का वास्तविक निर्णय निर्माण एक छोटा सा गुट करता है। मिसेल्स ने इसको ऐतिहासिक क्रम में एक क्रोनोलॉजी बेस्ड एनालिसिस प्रस्तुत करते हुए मिसेल्स ने कहा है कि अब तक के जितने राजनीतिक पार्टियां विश्व में हुई हैं, अगर इनकी ओरिजिन को देखा जाए, इनके उद्भव और विकास को देखा जाए, तो राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास की इस पूरी प्रक्रिया को जब हम देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो मिसेल्स ने देखा कि विश्व के प्रत्येक राजनीतिक दल में जो निर्णय लेना है, पार्टी के लिए नीतियां बनाना है, पार्टी के लिए जो निर्णय लेने वाला निकाय है, एक बहुत छोटा गुट होता है, जिसे मिसेल्स ने लौह नियम कहा, अभिजन का लौह नियम कहा, जिसे कहा कि एक छोटा गुट ही सदैव, एक छोटा गुट ही निर्णय निर्माण करता है, एक छोटे गुट के माध्यम से ही राजनीतिक दलों में निर्णय निर्माण होता है। मैं थोड़ी सी और इसको और आसान शब्दों में कहा, मिसेल्स के शब्दों में, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने वाला पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसमें शक्तिशाली लोग शामिल है, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम निर्णय निर्माण में सहयोग उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, और उसकी नीतियां प्रभावी हो जाती हैं जो बहुत छोटे से गुट, उसका एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल होता है, एक छोटा सा गुट होता है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को प्रभावित करता है, और जैसा वो निर्देश देता है भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसी प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में देखें तो कांग्रेस पार्टी में
निर्णय लेने वाला, नीतियों को बनाने वाला गांधी परिवार है, गांधी नेहरू परिवार है। अगर दूसरी क्षेत्रीय दलों में देखें तो समाजवादी पार्टी में दो परिवार हैं। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक विशेष परिवार है, लालू प्रसाद जी का, वो निर्णय करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को देखिए तो उस पार्टी में भी निर्णय करने का सर्वाधिकार मुलायम सिंह और उनके परिवार में रहता है। तो मिशेल्स ने ये कड़वी सच्चाई राजनीतिक दलों के अस्तित्व को निर्धारित करते हुए, उनके अतीत का नीरछीर करते हुए, उनके अतीत की उनका हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हुए राजनीतिक पार्टियों का यह निर्धारित किया कि राजनीतिक दलों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीतियों को बनाने और निर्णय लेने का, जो भी उसमें राजनीतिक निर्णय लेना हो, कौन व्यक्ति कहाँ किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, यह निर्णय एक बहुत छोटा सा गुट लेता है। और इसी को मिशेल्स ने कहा है कि एक छोटा गुट ही प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है और उसी के माध्यम से सारा निर्णय लिया जाता है। इस छोटे से गुट को सदैव यह भय व्याप्त रहता है कि बहुमत इस छोटे गुट को समाप्त न कर दे। तो ये मिशेल्स ने आगे ये बात कही कि हर राजनीतिक दल में एक छोटा सा गुट विकसित हो जाता है, हर राजनीतिक दल में एक छोटा सा एक स्मॉल ग्रुप होता है और इस स्मॉल ग्रुप को सदैव ये भय रहता है कि बहुमत हमारे ऊपर प्रभावी भूमिका न निभाने लगे। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल में जो छोटा सा गुट होता है वो वही सारे निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। तो ये गुट सदैव अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। मैं अगर छोटी सी बात भारत के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती और उनके अब भतीजे आनंद कुमार निर्णय लेते हैं। तो इस गुट को लगता है, और जो भी समानांतर रूप से लोकतांत्रिक रूप से पार्टी में जो भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस गुट को और इस प्रभावी भूमिका निभाने वाले छोटे से समूह को ऐसा लगता है कि बहुमत कहीं हमें ही अधिकारों से वंचित न कर दे। तो बहुमत अधिकारों से वंचित न कर दे, बहुमत का अस्तित्व सदैव बना रहे, सदैव प्रभावी न रहे, यह अल्पमत ही पार्टी में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता रहे। इसलिए यह छोटा गुट सदैव सजग रहता है कि हमारे गुट का महत्व समाप्त न हो, हमारी गुट की भूमिका न समाप्त हो, बहुमत के आगे हमारा गुट कमजोर न पड़ जाए, वीक न पड़ जाए। इस छोटे गुट को मिशेल्स ने गुट तंत्र का लौह नियम की संज्ञा दी है। इस छोटे के ग्रुप को अकॉर्डिंग टू मिशेल्स all powers any organization is essentially constructed in this hands of this small group। और इसी को, इस छोटे ग्रुप को अल्पतंत्र का लौह नियम की संज्ञा मिशेल्स ने दी है और कहा है कि इस स्मॉल ग्रुप को ही निर्णय लेने का, जो इसी को दी आयरन लॉ ऑफ द मिशेल्स ग्रुप सिस्टम कहा, इसे ही अल्पतंत्र का लौह नियम उसने कहा। उसका अंग्रेजी वर्जन आपको सब दिया जा चुका है। और इसी को मिशेल्स ने अपने ऐतिहासिक संदर्भ में यह प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है कि जो यह अल्पतंत्र का लौह नियम है वो कहीं ऑलिगार्की के शब्द का प्रयोग करता है, कहीं ला शब्द का प्रयोग करता है। उसी के द्वारा इस गुट का निर्माण किया जाता है, इस पार्टी को चलाया जाता है। पार्टी में निर्णायक भूमिका इसी स्मॉल ग्रुप की होती है। संपूर्ण संगठन के नाम पर निर्णय निर्माण करने का कार्य यह छोटा गुट या अभिजन लोग करते हैं, इलिट ग्रुप ही करता है। व्यवहार के धरातल पर या व्यवहारिक रूप से प्रत्येक संगठन गुट तंत्र का रूप धारण कर लेता है, जिसमें कुछ सदस्य संपूर्ण संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित करके सत्ता का उपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करने लगते हैं।
ये ऐसी अवधारणा मिशेल्स ने व्यक्त की है। अगर आप उसे प्रशासनिक स्वरूप में देखने का प्रयास करेंगे, अगर प्रशासनिक निर्णयों में इसे देखने का प्रयास करेंगे, तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री, पीएमओ की भूमिका, आपने वो बीए थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, पीएमओ की भूमिका कितनी निर्णायक और शक्तिशाली हो जाती है। और पीएमओ का जो वरिष्ठ ऑफिसर होता है, जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी से अधिक निर्णायक भूमिका, कैबिनेट सेक्रेटरी से अधिक निर्णायक भूमिका हो जाती है पीएमओ ऑफिस के चीफ सेक्रेटरी की। तो इसी तरह चाहे वो इंदिरा गांधी की कैबिनेट रही हो, उसको कभी किचन कैबिनेट कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा को संचालित करने के लिए इंदिरा गांधी और उनके आसपास के रहने वाले लोग, एचकेएल भगत, हरकिशन लाल कपूर, राजेंद्र कुमार धमन जैसे और जो इंदिरा गांधी के अत्यंत विश्वस्त लोग थे, वही 4-6 लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी के नीतियों का निर्माण करते थे और उसे का संचालन करते थे। उस प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में वो गुट देखेंगे कि संपूर्ण पार्टी का निर्णय एक छोटा सा गुट लेने लगता है, और उसी गुट को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संपूर्ण पार्टी के लिए नीतियों का निर्माण करे, निर्णय करे, और उसमें जो निर्णायक भूमिका होती है वह उसी पार्टी की होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों में मिशेल्स के अनुसार निर्णय लेने वाला निकाय बहुत अल्पमत का होता है, और संपूर्ण सदस्यों को वो एक तरफ किनारे कर देता है, और नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में उसकी भूमिका प्रभावी हो जाती है। और दूसरा, मिशेल्स बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संपूर्ण सत्ता पर उसका जब नियंत्रण स्थापित हो जाता है, संपूर्ण सत्ता पर जब उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो नीतियां बनाने का काम, निर्णय लेने का काम यही छोटा सा गुट करने लगता है। और जब छोटा सा गुट काम करने लगता है, तो यह छोटा सा गुट संपूर्ण पार्टी के नीतियों के लिए, संपूर्ण पार्टी के लिए निर्णय न करके केवल अपने स्वार्थ में अपना वर्चस्व किस प्रकार स्थापित रहे, यह पूरा प्रयास यह छोटा सा गुट कहता है, अल्पतंत्र का लौह नियन वाला गुट करता है, और इसी की भूमिका प्रभावी होता है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक राजनीतिक पार्टी अपना अधिकतम विस्तार करना चाहती है। और इसका कारण क्या है? क्यों अल्पतंत्र का लौह नियम प्रभावी हो जाता है? मिशेल्स उसके व्यवहारिक कारण बताते हैं। मिशेल्स व्यवहारिक कारण बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल अपना विस्तार करना चाहता है। राजनीतिक दल, आप सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होती है। राजनीतिक दल येन केन प्रकार सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जब राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि सत्ता तभी उनके पास आएगी जब राजनीतिक दल का संपूर्ण राज्य में विस्तार होगा। जैसे अगर भारत में कोई राजनीतिक दल है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो केंद्र सरकार के सत्ता पर प्रभावी हो, उसकी पार्टी का लीडर देश का प्रधानमंत्री बने। ये हर राजनीतिक पार्टी चाहती है। तो प्रत्येक पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपना राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, संपूर्ण भारत में या किसी भी विश्व के किसी भी राज्य में अपना संपूर्ण विस्तार करना चाहती है। और संपूर्ण विस्तार करने की इस प्रक्रिया में एक व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि राजनीतिक दल अगर छोटी छोटी बातों पर सबको बुला करके, पूरे कार्यकर्ताओं को बुला करके राष्ट्रीय अधिवेशन बना करके अगर मीटिंग करने का प्रयास करेगा, वहां निर्णय करेगा, तो उसमें बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए आपके मन में ये बात भी उठनी चाहिए कि क्यों जो राजनीतिक दलों में अल्पतंत्र होता है, जो स्मॉल ग्रुप होता है, वो प्रभावी क्यों हो जाता है? प्रभावी इसीलिए हो जाता है कि ये राजनीतिक दल अपना विस्तार करना चाहते हैं, और विस्तार की इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक, मेरी पॉपुलैरिटी वह पार्टी गेन कर सके और पूरे राज्य की सत्ता पर उसका आधिपत्य हो सके। इसलिए हर राजनीतिक दल
सत्ता प्राप्त करना चाहता है और हर राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता में बेतहाशा वृद्धि चाहता है ताकि उसके माध्यम से वह जनता का विश्वास जीत सके और सत्ता पर प्रतिस्थापित हो सके। तो जब वो सत्ता पर प्रतिस्थापित होने का मन बनाता है, इसलिए वो चाहता है कि पार्टी में निर्णय बहुत सहजता से ले लिए जाए, क्विकली डिसीजन मेकिंग हो। अगर हमारे दल में किसी प्रदेश के अध्यक्ष को हटाना है, विधानसभा में अपने लोगों को टिकट देना है, तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठे और वो लंबी प्रक्रिया चले। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक छोटा सा गुट पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी में सत्ता प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से वो निर्णय ले ले। और यही वो कारण है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यही ये तत्कालीन कारण, वही यह जरूरत हो जाती है प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए कि वह गुट तंत्र के नियमों को मानने लगता है। जो स्मॉल ग्रुप होता है उसके निर्णयों को प्रभावी तरीके से महत्व प्रदान कर लेना चाहता है ताकि उसके पार्टी का विस्तार हो सके। कुछ विशेष लोग निर्णय निर्माण नहीं करते हैं, परंतु वास्तविकता यही है। मिशेल्स पर यह आलोचना की जाती है कि नहीं भाई, पार्टी में ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोग ही निर्णय ले लें। वास्तविकता यही है कि निर्णय निर्माण कुछ विशेष लोग ही करते हैं। निर्णय निर्माण में पूरा और वो जो विशेष निर्णय करने वाले लोग होते हैं वो अभिजन होते हैं, इलिट होते हैं। तो राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र का प्रदर्शन तो करती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। लोकतंत्र का विस्तार करने की प्रक्रिया में, लोकतंत्र के विस्तार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र का वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक विस्तार हो, लेकिन लोकतंत्र की विस्तार की इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल हमेशा छोटे छोटे गुटों को बढ़ावा देते हैं, संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण करना चाहते हैं और यही इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल विस्तार करते हैं। विस्तार का लाभ यह होता है कि जनता को यह भ्रम हो जाता है, आभास हो जाता है कि यह पार्टी लोकतांत्रिक है, इसमें कोई विशेष लोग निर्णय नहीं करते हैं, लेकिन निर्णय विशेष लोग, अभिजन लोग ही करते हैं। निर्णय निर्माण अभिजन लोग ही करते हैं। बहुमत का या आम आदमी का, आम कार्यकर्ता का उसमें कोई विशेष और प्रभावी भूमिका नहीं होती है। राजनीतिक पार्टी बहुत ज्यादा प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं कि लोकतंत्र में, हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, राजनीतिक प्रक्रिया पारदर्शी है। राजनीतिक पार्टी की संरचना को वो जटिल बना देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड, वर्किंग कमेटी बना देते हैं। तो ये सब वर्किंग कमेटी के बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि छोटे गुट को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाए। अब आगे अपने गुट तंत्र के, अभिजन के लौह नियम की व्याख्या करते हुए मिशेल्स कहता है कि किसी भी शासन प्रणाली को चलाने के लिए संगठन तो अनिवार्य होता है। बिना संगठन के कोई, अब जैसे भारतीय प्रशासन का ढांचा है तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और पुनः जिला सरकार तक ये हमारा प्रशासनिक ढांचा है। लेकिन प्रशासनिक ढांचे में जिले के लोगों को, जिले की जो चुनी हुई सरकार है, जिला पंचायत है, नगर की पंचायतें हैं, नगरीय निकाय है, जिला पंचायत, इसकी कोई भूमिका नहीं होती। अगर केंद्र सरकार कोई नीतियां बनाती है तो राज्य सरकारों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, क्योंकि वो नीति बनाना, उस पर निर्णय लेना और पैसे देने का काम केंद्र सरकार करती है। तो यही तर्क प्रस्तुत करते हुए मिशेल्स यह कहने का प्रयास करता है और इस बात को स्थापित करता है कि संगठन तो होना अनिवार्य है, बिना संगठन के काम नहीं चलेगा। गांव से लेके और केंद्र की सरकार तक एक विशेष प्रशासनिक संगठन है, क्योंकि बिना संगठन के काम गांव के धरातल पर नहीं उतरेगा। लेकिन समूह की इच्छा के अभिव्यक्ति के लिए संगठन आवश्यक होता है। अब मिशेल्स यहाँ उदाहरण देता है कि हमें देखने में तो लगता है कि पूरा ये प्रशासनिक ढांचा है, गांव के प्रधान से लेके और भारत के प्रधानमंत्री तक हर जगह प्रशासन है। गांव की सरकार निर्णय करती है और भारत की सरकार निर्णय करती है। यह जनता के विश्वास के लिए संगठन की संरचना इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र में जनता का उस पर विश्वास हो, तथा दूसरी जो हमारी सामूहिक इच्छा है, जो हमारी कलेक्टिव ईगरनेस है कि हमें गांव में सड़क चाहिए, गांव में बिजली चाहिए, गांव में पानी चाहिए,
उसकी अभिव्यक्ति तो गांव वाली छोटी छोटी सरकारें कर रही हैं, लेकिन उस पर वास्तविक में निर्णय कहाँ होता है? केंद्र सरकार में। और केंद्र सरकार में इतना भारी भरकम मंत्रालय है, रेल है, ऊर्जा है, ये सारे लोग निर्णय नहीं करते हैं। चाहे ऊर्जा का निर्णय करना हो, गृह का निर्णय करना हो, शहरी विकास का, ग्रामीण विकास का, ये सब निर्णय अंत में जाकर प्रधानमंत्री और उसका छोटा गुट ही करता है। और इसीलिए मिशेल्स ने कहा है कि हमारी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन संगठन में होता है। समाज का कोई भी वर्ग राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए राजनीतिक संगठन का निर्माण तो कर लेता है, कर लिया जाता है। संगठन एक सामूहिक प्रयास है, सामान्य जन के लिए एक जैसा संगठन होता है, उससे संगठन के प्रति आस्था भी होती है। इसीलिए सभी संगठन संगठित होकर एक साथ संघर्ष करते हैं, परंतु संघर्ष करते हैं। समाजवादी विचारधारा में के समर्थक इसीलिए संगठन पर विशेष बल देते हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हों, चाहे लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास करने वाले उदारवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टियां हों, श्रमिक संघ हों, वो बल तो देते हैं, इस पर महत्व तो देते हैं, इसका विशेष महत्व वो देते हैं, लेकिन उसका विशेष महत्व इसलिए नहीं होता है, उसका विशेष महत्व इसलिए नहीं होता है कि अंततः यह सब दिखाने के लिए होता है। निर्णय तो एक छोटा सा गुट ही करता है, चाहे वो किसी प्रकार का राजनीतिक दल हो। निर्णय करने की शक्ति एक छोटे से गुट में होती है और वही गुट निर्णय करता है और उसे ही अधिकार होता है कि वह क्या निर्णय ले संगठन के लिए। तो संगठन के लिए वास्तविक निर्णय लेने का काम एक बहुत छोटा सा गुट करता है। कभी वह गुट दिखाई देता है और कभी वह गुट दिखाई नहीं देता है। अब आप नहीं जानते हैं कि भारत के प्रशासन के निर्णय लेने में कौन कौन से लोग विशेष रूप से उत्तरदायी हैं, कौन कौन से हैं। क्या वो नितिन गडकरी हैं, या केवल नरेंद्र मोदी अपने बल पर निर्णय ले लेते हैं, या अमित भाई शाह हैं, या कौन कौन लोग निर्णय लेते हैं। इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से जनता पूरी तरह अनभिज्ञ रहती है। तो कभी कभी यह गुट दिखाई देता है, यह ग्रुप दिखाई देगा, और कभी कभी यह दिखाई नहीं देता है। कभी कभी यह प्रॉक्सी भी होता है, छद्म भी होता है। तो गुट कभी कभी गुट तंत्र के चरित्र को भी छिपा कर भी संगठन काम करता है, लेकिन निर्णयों में इन्हीं अभिजन लोगों की ही निर्णायक भूमिका होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोग निर्वाचन के समय जनता की आज्ञा लेकर आए हैं, अब वो आज्ञा देने लगते हैं। ये गुट तंत्र का देखिए बड़ी बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात मिशेल्स कहता है कि एक दिन अभी बहुत सामयिक मुद्दा चल रहा है, करंट अफेयर्स का मामला है कि हमारे सामने लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। हमारे दरवाजे दरवाजे पर लोकसभा के विभिन्न प्रत्याशी याचना करने आते हैं, और ये जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, यह जो हमसे आदेश मांगने आए थे, हमारी सहमति लेने आए थे, हमसे अपने वोट की भिक्षा मांगने आए थे, हमसे अपने वोट की अपील करने आए थे, अपने वोट का निवेदन करने आए थे, हमको आर्डर नहीं दे रहे थे, अनुनय और विनय हम अपनी प्लीडिंग कर रहे थे, हमारे सामने अपना एप्लीकेशन दे रहे थे, और यही लोग पुनः क्या करते हैं, यही लोग फिर आर्डर देने लगते हैं। यही जब जीत के जाते हैं तो ये आर्डर देने लगते हैं। तो इसी बात को वो कहता है मिशेल्स कि जो जनता के लिए निर्वाचन के समय आज्ञा लेकर के आए थे, अब वे आदेश देने वाले बन गए हैं। जो सेवा करने के लिए आए थे, हम कहते थे कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे, वो डायरेक्शन देने लगते हैं, निर्देश जनता को देने लगते हैं, वे जनता के स्वामी हो जाते हैं। और लोकतंत्र में सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर भरपूर दिखाई देता है। लोकतंत्र में यह सिद्धांत और व्यवहार का अंतर खूब दिखाई देने लगता है कि ये सब दिखावे की बातें होती हैं। तो श्रमिक वर्ग को कहते हैं कि आप जब सरकार में आ जाएंगे तो आपकी विशेष और निर्णायक भूमिका होगी, लेकिन जैसे ही सत्ता प्राप्त होती है, उस श्रमिक वर्ग की कोई विशेष और निर्णायक भूमिका
नहीं रह जाती है और अंत में निर्णय लेने का काम एक छोटा सा गुट ही करता है। और ये छोटे से गुट को ऐसे देखें, आज चुनाव है तो वो हमारे दरवाजे पर है, श्रमिकों की पूछ है, मजदूरों की पूछ है, किसानों की पूछ है, गांव के गरीब लोगों की पूछ है। और जैसे ये चुनाव जीत के चले जाते हैं, वो क्या देखने, किसको, किसके पक्ष में निर्णय लेते हैं? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पक्ष में इनका निर्णय होना जाता है। बात तो मिशेल्स ने बहुत कटु बात कही है। तो हमेशा यह लोकतंत्र में ये हमको देखने को मिलता है कि निर्णय निर्माण की यह पूरी प्रक्रिया लौह तंत्र ही चलाता है। श्रमिक वर्ग अकेले पूंजीपति वर्ग का सामना नहीं कर सकता है। श्रमिक वर्ग पूंजीपति के समक्ष विवश होता है, परंतु अपनी सामूहिक शक्ति से पूंजीपति का लगातार विरोध करता रहता है। भारत में भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं, अनेक राजनीतिक दल उसका विरोध करते रहते हैं, उसके कार्यकर्ता श्रमिक दल उसका विरोध करते रहे। तो जो लेबर जो कास्ट है, जो लेबर क्लॉस है, वह एक पार्टी के रूप में पुनः संगठित होते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में श्रमिक पार्टी का नियंत्रण अधिकारी तंत्र करने लगता है। अब मिशेल्स ये बताने का प्रयास करते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे कैसा भी नियंत्रण करने वाला वह संगठन की संरचना है, उसमें काम कौन करते हैं? बहुत छोटा सा गुट काम करता है। कम्युनिस्ट पार्टी का देख लीजिए तो उसकी पोलिट ब्यूरो और उसके महत्वपूर्ण नेता ही सारे निर्णय कर लेते हैं। तो मिशेल्स विभिन्न तरह से खंगालने के बाद, बहुत माइन्यूट एनालिसिस करने के बाद, बहुत माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद मिशेल्स इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाहे वह दल कैसा हो, पार्टी कैसी हो, प्रशासन का स्वरूप कैसा हो, निर्णय लेने वाला निकाय एक छोटा सा गुट ही होता है। अधिकारी तंत्र स्वार्थ की भावना से और छोटा गुट स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है। आधिकारिक दल श्रमिक पार्टी के सामान्य जनों के हित पर अपने हित को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसलिए सामान्य जन के हित और अभिजन के हित कभी एक नहीं रहते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी प्रारंभिक दिनों में जनता की भावनाओं से तो प्रेरित होती है, उसी के अनुसार काम करती है, परंतु धीरे धीरे उसमें ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसी भावना होती है, ऐसी टेंडेंसी बढ़ने लगती है, जब वह जनता से धीरे धीरे दूर होने लगती है। संगठन का विचार ऐसे तर्क पर आधारित होता है कि निर्वाचित लोग निर्वाचकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। जो निर्वाचित लोग होते हैं, जिनके वोट से वो निर्वाचित होते हैं, उन्हीं पर वो प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता का वास्तविक सूत्र यह चुने हुए प्रतिनिधि हो जाते हैं और इन चुने हुए प्रतिनिधियों के विशाल संगठन में भी एक छोटा सा गुट ही इस बड़े संगठन को संचालित करने लगता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोग निर्वाचन के समय अभी बताया, वो जनता के पास जाते हैं वोट मांगने, फिर जनता को ही आदेश देने लगते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के लोकतंत्र में जो जनता के अरमान थे, जो जनता के सपने थे, वो टूट करके बिखरने लगते हैं, टूट जाते हैं। लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, मिशेल्स कहता है कि लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, उसमें बहुमत शक्तिशाली होता जाएगा, परंतु यह धारणा समाप्त हो जाती है। पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता एकत्रित होकर भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। ये मिशेल्स ने कहा है। उसकी एक विशेष उसने एक नैरेटिव सेट कर लिया है, उसने एक पूर्वाग्रह पाल लिया है कि चाहे कितना निस्वार्थ सामान्य कार्यकर्ता हो, वो विरोध करने का प्रयास करे, वह सही मार्ग पर लेके चलने का प्रयास करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि सारा निर्णय एक छोटा सा गुट ही ले लेता है। किसी भी संगठन की सफलता
सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए 4 नियम या 4 बातें अत्यंत आवश्यक होती हैं। पहला होता है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। दूसरा उसमें नियम होता है कि उस संगठन में विशेषज्ञता हो, उसको मार्गदर्शन देने वाला एक लीडरशिप हो। तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है कि उसमें श्रम का विभाजन हो, माने कार्यों का विभाजन हो। कौन काम कौन व्यक्ति करेगा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। कौन व्यक्ति कृषि का काम करेगा और कौन व्यक्ति सिंचाई का काम देखेगा, कौन व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी देखेगा और कौन व्यक्ति विदेश देखेगा, फॉरेन अफेयर्स के मामले देखेगा। तो कोई भी संगठन अपने कार्यों का विभाजन कर लेता है, श्रम का विभाजन कर लेता है। उसमें विशेषज्ञता आ जाती है कि यह स्पेशल व्यक्ति है, जैसे एस जयशंकर विदेश मामलों के जानकार है, तो क्यों नहीं उन्हें विदेश मंत्री बना दें ताकि हमारा काम और आसानी से हो जाए। और दूसरा एक लीडरशिप है जो डायरेक्शन दे सके, जो दिशा निर्देश दे सके, जो मार्गदर्शन दे सके। संगठन के नियम, लेकिन यह कार्यकुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता, श्रम का विभाजन, यह किसी भी संगठन को जटिल बना देते हैं। संगठन के नियम ही संगठन को जटिल बना देते हैं। संगठन की जटिलता संगठन को जनता से दूर लेके चला जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि ये जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने से गुजर रहा है, इसमें देखते हैं कि बड़े से बड़े राजनेता और बड़े से बड़े राजनीतिक पार्टियां वोट के समय ही गांव की ओर रुख करती हैं, अपने उनकी गाड़ियां गांव की तरफ जाती हैं। सामान्यतः इन गाड़ियों को गांव की तरफ जाते हुए देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आप अंततः किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर इन्हें मतदान कर देंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? वह राजनीतिक दल जनता से कनेक्ट नहीं कर पाता है, उस राजनीतिक दल की लोकप्रियता जनता में नहीं हो पाती। यही वो कारण है कि अगर कोई राजनीतिक दल जनता में अत्यधिक लोकप्रिय है, उसके लीडर लोकप्रिय हैं, उसके कार्यकर्ता लोकप्रिय हैं, उसके प्रतिनिधि लोकप्रिय हैं, तो वह राजनीतिक दल क्या करता है? वह राजनीतिक दल पूरा का पूरा प्रयास करता है, वह राजनीतिक दल पूरी की पूरी प्रक्रिया से, पूरी सक्षमता से प्रयास करता है कि उसकी लोकप्रियता बढ़े। वह मूल रूप से लोकप्रियता बढ़े, लेकिन होता क्या है इस पूरी प्रक्रिया में? वह लगातार जनता से संवाद और संपर्क नहीं करता। आज चुनाव आया है तो लोकमत परिष्कार हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक जो गैर राजनीतिक दल हैं वो 100% मतदान के लिए क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक दल के प्रतिबद्ध प्रतिनिधि हैं, प्रतिबद्ध कटिबद्ध कार्यकर्ता हैं, वो कब आते हैं जनता के बीच? जब चुनाव आता है। और इसीलिए राजनीतिक दलों, कांग्रेस की दुर्दशा का क्या कारण है? जनता उससे दूर हो गई। तो राजनीतिक दल, मिशेल्स कहते हैं कि अपने अभिजनवादी शैली के कारण, अभिजन माने सारा निर्णय कुछ एक छोटा सा गुट ले ले, इलिट वर्ग एक ले ले निर्णय, इलिट क्लास ही निर्णय ले, तो इन राजनीतिक दलों से और जनता की दूरियां बढ़ती जाती हैं। और यही दूरी बढ़ती है, परिणाम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को मात्र 2% वोट पूरे प्रदेश में मिला हुआ है। तो ये वोट का प्रतिशत मात्र 2% यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो रही है। यही बात मिशेल्स कहता है कि संगठन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जो नियम हैं वो क्या है? श्रम का विभाजन हो, विशेषज्ञता हो, मार्गदर्शन हो। फिर वो आगे कहता है कि जितने नियम राजनीतिक संगठन के बनते हैं वह संगठन के लिए ठीक नहीं होते हैं, संगठन इससे जटिल हो जाता है। संगठन की जटिलता
संगठन को जनता से दूर कर देती है और इसी का परिणाम स्वरूप पार्टी में अधिकारी तंत्र का उदय होता है। अब यहां बात कान खोल के सुन लीजिएगा। अंत में उसकी मूल आत्मा का दर्शन कराते हुए मिशेल्स कहता है कि जब राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं, जनता से संवाद नहीं करते हैं, तब इनका आश्रय क्या हो जाता है? एक छोटा सा गुट हो जाता है। वही सिखाता है कि किस तरह का नैरेटिव बनाओ कि कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक वोट मिले। और इस पूरे नैरेटिव गढ़ने और बनाने की प्रक्रिया में मैं अगर मजाक में दो शब्द कहूं, मैं अपने घर में भी वार्ता कर रहा था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है। ये मैं परिहास और विनोद के मुद्रा में ही कह रहा हूं, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए, मोदी की गारंटी। और राहुल गांधी जब अपनी सभाओं में बोलते हैं तो वह अपने लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए जनता को मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं। यही दोनों के मध्य का अंतर है। मेरे कहने का अर्थ है, मिशेल्स ने कहा है कि जब जनता और पार्टी के बीच में जितनी ही दूरियां बढ़ती हैं, यही वो मौका होता है कि इलिट वर्ग, अभिजन वर्ग जनता और पार्टी के बीच जो गैप है, जो दूरी है, उसमें अपनी जगह बना लेते हैं और उसी में जगह बनाते हुए वो अपने पार्टी में एक छोटा गुट प्रभावी हो जाता है। मिशेल्स ने ये बात विशेष रूप से यहां पर कही है। अब यह जो अधिकारी तंत्र का उदय होता है और यह अधिकारी तंत्र या अल्प तंत्र या स्मॉल ग्रुप ये पार्टी का संचालन करने लगते हैं, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। पार्टी की इस संरचना को, इस संचालन पद्धति को मिशेल्स अभिजन का लौह नियम कहता है। बाकी आप सबको मैंने लिख के भेज ही दिया है। इसी को अभिजन का लौह नियम कहा जाता है। तो एक चीज पर हम लोगों ने वार्ता कर ली कि मिशेल्स के अभिजन का लौह नियम क्या है। तो यही उसका अभिजन का लौह नियम है कि पार्टी के नीतियों का निर्माण करना, पार्टी की संरचना का संचालन करना ही अभिजन का लौह है। किसी भी संगठन को संचालित करने के लिए जो नियम हैं वो जटिल जब हो जाते हैं, जनता से और पार्टी की जो दूरी बढ़ने लगती है, तो ऐसी परिस्थितियों में पार्टी को अधिकतम उस पार्टी को इन्हीं अभिजन तंत्र के नियमों से जुड़ना पड़ता है। अभिजन के लोगों से की अनिवार्यता हो जाती है, विवशता हो जाती है कि वो अभिजन के आधार पर काम करने लगते हैं। तो ये बड़ा मिशेल्स ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जिसके आधार पर हम लोग अभिजन के लौह नियम को स्वीकार करने लगते हैं। वो दलों के विषय में बात किया है, वो प्रशासन के संदर्भ में भी उसने बात कही है। तो यही वो महत्वपूर्ण कारण है जब अभिजन का लौह नियम पार्टियों में कार्य करने लगता है। तो क्या है? वो कहता है कि संगठन तो दिखाने के लिए, सामूहिक उसकी अभिव्यक्ति होती है। संगठन के बिना सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती, लेकिन यह विशाल संगठन में निर्णय करने वाला गुट छोटा सा होगा। उसने अपने उस क्रेमोलॉजी के आधार पर मिशेल्स ने इस प्रकार की बात कही। तो ये मिशेल्स का दल संबंधी सिद्धांत हो गया। अब हम लोग देखेंगे सार्टोरी का दल संबंधी सिद्धांत। सार्टोरी इटली का राजनीति विज्ञानी,
इटली का रहने वाला है, इटली का विद्वान है और उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पार्टी एंड पार्टी सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस अर्थात पार्टी और पार्टी प्रणालियां का विश्लेषण 1976 में किया था और इस ग्रंथ की रचना की थी। मूल रूप से विश्व के राजनीतिक पार्टी का किस प्रकार विश्लेषण किया जाए, इस पर सार्टोरी ने अपना ध्यानाकर्षण किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इटली के इस महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपनी पुस्तक पार्टी एंड पार्टी सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस अर्थात राजनीतिक पार्टी और पार्टी प्रणालियां विश्लेषण का एक ढांचा 1976 में एक पुस्तक लिखी सार्टोरी ने, और सार्टोरी ने यह बताने का प्रयास किया कि विश्व के जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वह उनका किस प्रकार विश्लेषण किया जाए, कि किस प्रकार उनका विश्लेषण किया जाए, किस प्रकार उनका आकलन किया जाए कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हम राजनीतिक पार्टी का सही अर्थों में मूल रूप से विश्लेषण कर पाएं और उसे ये हम बता पाएं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा कार्य करती हैं, इनका बिहेव ऐसा है, ये इस प्रकार किसी राजनीतिक व्यवस्था में काम करती हैं। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक पार्टियां क्या कार्य करती है, राजनीतिक पार्टियों का किस प्रकार उद्भव होता है, राजनीतिक पार्टियों का किस प्रकार विकास होता है। तो सार्टोरी ने विश्व के राजनीतिक पार्टी का विश्लेषण करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए बहुदलीय प्रणालियों की चर्चा की। अब सार्टोरी जब राजनीतिक दलों की चर्चा पार्टी सिस्टम पर बात करता है तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करता है। सार्टोरी के अनुसार दो तरह की बहुदलीय प्रणालियां हैं विश्व में। जो बहुत दलों की प्रणालियां हैं, माने एक से दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जहां पर पाई जाती हैं और उस व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उस लोकतंत्र को बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत का बहुदलीय लोकतंत्र, ब्रिटेन में दो ही पार्टी का अस्तित्व है, अमेरिका में दो ही पार्टी का अस्तित्व है। तो मिशेल्स राजनीतिक पार्टियों के विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि विश्व के राजनीतिक दल की जो बहुदलीय प्रणाली है वो दो भागों में विभक्त है। आधुनिक बहुदलीय प्रणाली, आधुनिक मॉडर्न मल्टी पार्टी सिस्टम, और दूसरा कहता है ध्रुवीकृत पार्टी बहुदलीय पार्टी प्रणाली, माने मल्टी पार्टी और बाइपोलर पार्टी, जहां पर राजनीतिक दो बात उसने की है कि बहुदलीय प्रणाली हो और दूसरा ध्रुवीकृत राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक नेतृत्व करती रही है। सार्टोरी के अनुसार यह ध्रुवीकृत बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। वर्तमान में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से सत्ता में है, एक ही पार्टी लीड कर रही है और अन्य पार्टियां सत्ता से बाहर हैं। तो ध्रुव पर कौन है, अक्ष पर कौन है, एक्सिस पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। यही इसकी स्थिति पहले कांग्रेस पार्टी की होती है। तो इसे ध्रुवीकृत बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली का उन्होंने नामकरण किया है। परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण, जाति का राजनीतिकरण और जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातीकरण, ये हमें देखने को मिलता, प्रचलन प्रारंभ हुआ है। और यही सारी प्रक्रिया विकास के मार्ग की बाधक है, ऐसा सार्टोरी कहता है। सार्टोरी के अनुसार ध्रुवीकृत बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में 4 लक्षण दिखाई देते हैं। अब वह बहुदलीय
की बात करता है और केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली की बात करता है। तो केंद्रीकृत प्रणाली की तो मैंने बात कर दी कि केंद्रीकृत प्रणाली बहुदलीय प्रणाली वह कि जहां बहुत सी पार्टियां पाई जाती हैं लेकिन एक पार्टी ही लगातार सत्ता में रहती है। आप याद करिए, गैलब्रेथ एक दार्शनिक हुआ है, उसने कहा है सत्ता भ्रष्ट करती है। सत्ता कहती है कि अथॉरिटी इज करप्ट, और सत्ता की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अथॉरिटी, करप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। सत्ता की निरंतरता भ्रष्टाचार की निरंतरता हो जाती है। तो सार्टोरी कहता है कि जहां पर दो तरह की केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली, एक कहता है कि दो तरह की बहुदलीय प्रणाली, आधुनिक बहुदलीय प्रणाली कहता है, दूसरा कहता है केंद्रीय ध्रुवीकृत या ध्रुवीकृत केंद्रीय बहुदलीय प्रणाली, जिसमें एक ही पार्टी लगातार सत्ता में रहती है और विपक्ष में पार्टियां रहती हैं। तो सार्टोरी कहता है कि जहां एक ही दल लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है वहां पर भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण और जाति का राजनीतिकरण और जातियों का राजनीतिकरण होता रहता है। जाति का राजनीतिकरण होता है और फिर राजनीति का जातिकरण होने लगता है। तो ये स्वरूप, भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप हमें ध्रुवीकृत राजनीतिक दलों में, इसमें अपराध बढ़ता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, माने राजनीति की जितनी अधिकतम विकृतियां, जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, वो सब कुछ स्वरूप ध्रुवीकृत राजनीतिक दल प्रणाली में सेंट्रलाइज, वो कहता है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, टू टाइप ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उसमें कहता है कि जो बाइपोलर सिस्टम है, सेंट्रलाइज बाइपोलरिटी है, वह पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम में अधिक से रूप से दिखाई देता है, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। ये बात भारत में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब मिलीजुली सरकारों का निर्माण हुआ है, तो उसमें सार्टोरी के भविष्यवाणी के विपरीत 10 या 15 दलों का अस्तित्व होता है। तो हम नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी प्रभुत्व में रहती है। तो यह जो उदाहरण है, यह मिलीजुली सरकारों का जब दौर आया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 24 पार्टियों को मिलके, तो उसमें एक दल प्रभावी भूमिका में लीड में नहीं थी, जैसा सार्टोरी कहते हैं। हर दल का है। जयललिता चाय पर पार्टी बुलाती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, वो चुनाव हार जाती है। तो केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली में कम से कम 5 दलों का अस्तित्व होता है, जैसा सार्टोरी कहते हैं कि सार्टोरी के अनुसार ध्रुवीकृत बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण दिखाई देते हैं। सार्टोरी के अनुसार केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली में कम से कम 5 दलों का अस्तित्व होता है। सार्टोरी की अवधारणा एशियाई देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। 5 दलों, 5 पार्टी, 5 दलों की राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से यह भारत में तो अधिकतम दिखाई देता है। पाकिस्तान में अभी कई दलों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया है। इसमें केवल एक दल सक्रिय होता है और अन्य दल को सार्टोरी कहता है कि वो उतनी सक्रियता, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। लेकिन भारत के संदर्भ में जब बहुदलीय प्रणाली का केंद्रीकृत की वो बात करता है, तो अन्य दलों का भी महत्व होता है, क्योंकि अगर वो खास करके संसदीय शासन व्यवस्था में अगर अन्य दलों का महत्व नहीं रहेगा तो वो पार्टी बहुमत खो देगी, अपने लोकप्रिय सदन में, निम्न सदन में, लोअर हाउस में अपना बहुमत खो देगी। तो कभी कभी सार्टोरी के विपरीत ये भविष्यवाणी सार्टोरी की सही नहीं होती है। सार्टोरी कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि 4 पार्टी मिल करके मिली-जुली सरकार का निर्माण करते हैं, और भारत में तो ये 15 से 24 तक ये संख्या जाती है। तो 24 की संख्या रही है। तो ये उसका ध्रुवीकृत प्रणाली है। दूसरी वो बात करता है केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। उसमें
अधिकाधिक मात्रा में वैचारिक मतभेद पाया जाता है। सार्टोरी की मान्यता है कि ऐसे राजनीतिक दलों के बीच गहरे गहरे मतभेद होते हैं। बहुल केंद्रित राजनीतिक प्रणाली में मात्र विचारधारा का ही अंतर नहीं पाया जाता है, बल्कि इन राजनीतिक दलों के बीच इस प्रकार का सामंजस्य नहीं बन पाता है वैचारिक स्तर पर। सार्टोरी के अनुसार विशिष्ट वर्ग और जनसामान्य भी के मध्य भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव राजनीतिक दल पर प्रणाली पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब इसको समझते हैं। इसको समझने का प्रयास इस तरह करते हैं कि अगर भारत के राजनीतिक प्रणाली को देखें तो यहाँ पर जैसे साम्यवादी पार्टियों के विषय में मैंने बताया था, डिक्लाइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, क्यों राजनीतिक दलों का, उसको हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें, एकीकृत और ध्रुवीकृत और जो सार्टोरी बात करता है, जो दो प्रकार की प्रणाली की, केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली और जो दूसरी सार्टोरी बहुदलीय प्रणाली की बात करता है, तो सार्टोरी केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली के बाद वह बात करता है कि बहुदलीय केंद्रीकृत प्रणाली में वो 5 पार्टियों की बात करता है, फिर कहता है कि 4 पार्टियां भी हो सकती हैं, 5 दलों के अलावा अन्य भी हो सकते हैं। उसके बाद वो केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली में एक दल सत्तारूढ़ होता है, लंबे समय तक सत्ता बनाए रखता है, 4-5 दल विपक्ष में होते हैं, तो इस तरह की बात करता है। फिर वो कहता है कि राजनीतिक दलों में कठोर प्रतिस्पर्धा चलने लगती है, मतभेद, मनभेद, विचारधारा के आधार पर गहरी खाई दिखाई देती है। परिणामस्वरूप बहुदलीय केंद्रित राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सार्टोरी की यह जो राजनीतिक दल की प्रणाली का विश्लेषण है, वह विशेष रूप से एशियाई देशों के लिए अत्यधिक महत्व का है। एशियाई देशों के लिए इसका विशेष महत्व है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि सार्टोरी ने 2 तरह के राजनीतिक प्रणाली के उसने बात बहुदलीय प्रणाली की है, बहुदलीय प्रणाली की ही बात की है। और बहुदलीय प्रणाली में वो 2 तरह की कहता है कि ध्रुवीकृत, जहां एक राजनीतिक दल एक्सिस पर होता है, मेन भूमिका में होता है, और उसके इर्द गिर्द दूसरी पार्टियां या विपक्ष की पार्टियां होती हैं। तो उसके अनुसार यह जो अवधारणा है वह ध्रुवीकृत, सत्ता में एक पार्टी, अन्य पार्टियां सत्ता से बाहर। और दूसरी बात करता है केंद्रीकृत बहुदलीय प्रणाली की। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इन सेंट्रलाइज्ड मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। और दूसरे में वो बात करता है कि अकॉर्डिंग टू सार्टोरी, वो कहता है कि एक दल ध्रुवीकृत, एक दल महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में होता है। अकॉर्डिंग टू सार्टोरी, जैसा कि हमने बताया था आपको, 4 कैरेक्टरिस्टिक आर विजिबल इन पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। According to Sartori, at least 5 parties exist in the centralized multi-party system. This concept of Sartori is suitable for the Asian countries. वो कहता है कि ये एशिया के कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। It cannot be said that it is fully capable in 5-party political system. Only one party is active in this, and only it gets the votes of the maximum number of the peoples. Sartori further says that sometimes circumstances may become such that 4 parties have to form a coalition government by combine these parties. तो सार्टोरी कहता है कि 2 प्रकार का है।
एक ध्रुवीकृत है जिसमें एक पार्टी है, बाकी पार्टियां विपक्ष में है। दूसरा कहता है कि कई पार्टियां, दो कहता है कि एक स्थिति ऐसी पार्टी की सिस्टम में आती है जहां पर एक पार्टी अस्तित्व में होती है, वो सत्ता का संचालन करती है, और अधिकतम पार्टियां सत्ता से बाहर होती हैं और वह विपक्ष की भूमिका निभाती है। दूसरा वो कहता है कि कई पार्टियां मिलकर के सरकार का निर्माण कर लेती है, और दोनों ये बातें उसने कहा है कि एशियाई मॉडल में फिट होती है। तो सार्टोरी के अनुसार बहुदलीय केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली में एक दल गुण, विचार, मान्यता, रीति रिवाज और परंपरा में समान पाई जाती हैं। यह पहला पक्ष है। दूसरे पक्ष में जिसमें राजनीतिक पार्टी होती है, जिसमें विचारधारा, नीति, कार्यक्रम में समानता दिखाई देती है, यह अनेक प्रकार की विचारधारा का सामंजस्य होता है। सार्टोरी केंद्रीकृत बहुदलीय राजनीतिक प्रणालियों में प्रतिस्पर्धा तो देखते हैं, वो कहते हैं कि उनमें प्रतिस्पर्धा तो देखने को मिलती है, लेकिन विशेष रूप से जो दल सत्ता में होता है और विपक्ष की पार्टी उस पर आक्रमण करती रहती है, इस प्रकार उग्रता बहुकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली में दिखाई देता है, और भारत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में ये सबसे सर्वाधिक रूप से यह भारत के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम रूप से दिखाई देता है, खास करके 90 के दशक के बाद और 2014 के बीच। उसके पहले भी 1989, 1991, 1991, 1996, 1999, फिर बीच में एक बार 1998 का भी मध्यावधि चुनाव होता है। तो सार्टोरी का यह आशय है कि सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उसके समानांतर विपक्ष की पार्टी होती है, और अनेक प्रकार के विचारधारा में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा और खेल चलती रहती है। तो सार्टोरी ने जिस प्रकार बहुदलीय केंद्रित राजनीतिक प्रणाली में का जो वर्णन किया है, वह एशियाई देशों में विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये सार्टोरी संबंधी धारणा है। अब बच जाता है सार्टोरी अब डुवर्जन, जिस पर हम लोग वार्ता बाद में करेंगे, और फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और संध्या एक क्लास और ले लेंगे तो वो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आशा है आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और फिर हम लोग संध्या को 7 बजे 8 बजे करीब मिलते हैं, तो उसको फिर पढ़ाते हैं, और इसमें जो छूट गया होगा या ठीक से समझ में नहीं आएगा तो इसकी चर्चा एक बार मैं फिर कर दूंगा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। Hmm.